कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए हम लोगों ने जो घटना चक्र की सीरीज़ शुरू की थी, उसके अंतर्गत हम लोग राज्य व्यवस्था शुरू किए हैं, पॉलिटी। और पॉलिटी में मैंने 2 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, उसकी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन चीज़ों के बारे में मैंने गहन विश्लेषण किया है। आपको इस वीडियो के लिंक में वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा और उसके बाद इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा और आप लोग बेहतर आप तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम ख़राब किए। दोस्तों, हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल अगर आपका इसमें ऑप्शन 395 आता है तो आप 395 मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन 395 नहीं है दोस्तों, तो आप लोग 400 450 अगर प्लस कहीं देखते हैं तो आप उसको मारिएगा। चूँकि देखिए क्या है कि देखिए, अगर देखें गणना की दृष्टि से तो वर्तमान में जो है इनकी संख्या लगभग 468 है। ठीक है, मूल आपके 395 ही है दोस्तों। बस इसमें सेक्शन और सब सेक्शन जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से आपके जो है 400 प्लस हो गए हैं, तो इसका उत्तर 400 प्लस होगा। देखिए, अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और सभी अनुच्छेदों के साथ जो है क ख ग मतलब ABC जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो है इनकी संख्या बढ़ गई है। संविधान के मूल पाठ में जब संविधान लागू किया था तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में ये दोनों सेम है दोस्तों, बस अनुसूचियाँ आपकी टोटल अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग देखो दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। और प्रश्नों से दोस्तों क्या होता है कि आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दूसरा प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं, उसके आधार पर हम उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं, इन चीज़ों का आप लोग समग्र विश्लेषण करते हैं इस घटनाचक्र सीरीज़ के माध्यम से। ठीक है, और जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों उसको हम लोग बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम भी खराब होगा और आपको थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है। भारतीय संविधान में क्या शामिल, देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ लेकिन नए राज्यों का गठन आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता आपका भाग 2 में है, मौलिक अधिकार आप भाग 3 में पढ़ते हैं और प्रशासनिक अधिकार आपका भाग 323A में है। ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ये आप जानते हैं 312। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें प्रावधान क्या है कि इसके अंतर्गत यदि राज्यसभा, ठीक है कौन, राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर 2/3 आपका वोट देता है और ये घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद जो है विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 312 आर्टिकल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग आपका 324 में बिल्कुल सही है। संघीय लोकसेवा आयोग इसमें नहीं है, महाधिवक्ता इसमें नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका उत्तर होगा 318। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। मतलब अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसमें टैक्स की बात हो रही है, तो वो जो है राष्ट्रपति के पहले इसके समक्ष पहले जो है प्रस्तुत किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों, ये आपका आर्टिकल 170 में है। ठीक है, ठीक है, बहुत विस्तार से पढ़ना अगर आपको हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगेगा कि हाँ विस्तार से बताने की आवश्यकता है, मैं उसको जरूर आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो दोस्तों वित्त विधेयक आपका 170 के अंतर्गत है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए 39 का जो ए है वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, सही है। 44 आपका नागरिक समान नागरिक संहिता संबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 48 देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका पद्धति आपका 50 में है, तो इस प्रकार से 48 में आपका क्या है, वो आपका कृषि संबंधित है। देखिए यहाँ लिखा होगा, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित आपका क्या है, आर्टिकल 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप लोग यहाँ देखिए, अनुच्छेद 124 आप लोग जानते होंगे, ये आपका संघीय न्यायपालिका संबंध है। अनुच्छेद 5 आपका नागरिकता संबंध है। अनुच्छेद 352 आपका आकस्मिक प्रावधान जो आपातकाल है, और अनुच्छेद 245 आपका विधायी शक्तियों का वितरण है। तो इस प्रकार से ये पूरे 1 2 3 4 संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए विधानतः नए राज्य को शामिल करना, ये आपका अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार आपका 14 में है। गिरफ्तारी और निर्दोष संरक्षण आपका 22 में है।
और राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार आपका 111 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे देखिए यहाँ भी अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 आपको पता होगा आपका नीति निश्चित तत्व है। अनुच्छेद 74 आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 368 आपका संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग इस तरीके से प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार आप प्रश्नों को देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है याद हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता होगी ही नहीं, क्योंकि आप लोग एक बार डिटेल पढ़ रहे हैं, फिर आप प्रश्नों को कर रहे हैं और प्रश्नों में बार बार प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट दोस्तों, आप एक ही जगह से सब कुछ कर सकते हैं कवर। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 54 आपका 54 आप लोग जैसे जानते होंगे, ये आपका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 75 आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बात करता है, बिल्कुल ठीक है। 155 आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और 164 आपका जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 इसका भी उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए अनुच्छेद 323 से आप जानते होंगे प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 आपका निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 330 आपका जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों का आशय बात करता है। और जो 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करता है। ठीक है दोस्तों, कार्यों की। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाए प्रक्रिया है 61 में। 67 में आपका उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए उसकी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 94 आपका स्पीकर को कैसे हटाया जाएगा और अनुच्छेद 90 आपका राज्यसभा के उपसभापति को किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किस प्रकार से हटाया जाएगा राष्ट्रपति को, वो 61 में है। 67 में उपराष्ट्रपति को है। 94 में अध्यक्ष को है, लोकसभा अध्यक्ष। और 90 में आपका राज्यसभा के उपसभापति को है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर देख लीजिएगा। देखिए संवैधानिक संशोधन आपका 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो जो प्रश्न हम लोग करते जा रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों, ये आपका 148 में है। वित्त आयोग 280 में। देखिए दोस्तों, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, इससे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण आपका 323A में और संघ लोक सेवा आपका 315 में। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 17 आप लोग जानते होंगे, ये आपके जो है देखिए कौन सा सुमेल सही है ये पूछा गया है दोस्तों। 17 आपका मूल अधिकार है, वो आपका अस्पृश्यता पर करता है। ठीक है, 78 आपके जो प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं उसकी बात करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 352 जो है आपका आपात स्थिति घोषणा है, बिल्कुल बात सही है, तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये आपका 215 है। ठीक है, अनुच्छेद 222 आपका किसी न्यायालय न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर आपका किसके अंतर्गत 222। ठीक है, 215 में हाईकोर्ट का अभिलेख है। ठीक है, 226 आपका विशेष रिट जारी करने की शक्ति है जिसकी उच्च न्यायालय शक्ति। ठीक है, 226 के अंतर्गत। और 227 आपका सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय शक्ति दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 76 आपका भारत में महान्यायवादी की स्थापना बात करता है। 148 आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा इसकी बात करता है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो यूटी के लिए। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 241 है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ उपबंध हैं, आप देखिए जो भारतीय संविधान की जो भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रचार बात करता है। 240 आपका कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की जो है राष्ट्रपति शक्ति होती है। 241 आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, देखिए यहाँ है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए विधि की सम्मुख समानता, ये आपका 14 में है। और कार्य करने का अधिकार आपका 41 में। ठीक है, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ आपका 42 में। ठीक है, और शैशव पूर्व मतलब कि जो आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था किस कौन करता है 45। ठीक है, ये आपका क्या है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, देखिए पहले क्या था इसमें कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है मूलतः नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 45 में किया गया था, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन जब 2 में हुआ इस अनुच्छेद में 21A के रूप में एक मूल अधिकार जोड़ा गया और इसके अंतर्गत आपके जो अनुच्छेद 45 में
स्थान पर जो शैशवपुर देखभाल है 6 वर्ष, उसको जो है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये आपके 371 जो है विशेष उपबंध करते हैं कुछ राज्यों के बारे में। यहाँ आपका देखिए संविधान के भाग जो 21 है उसके अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं कुछ राज्यों के लिए। तो वो इस प्रकार है, देखिए 371 की बात होगा अगर, तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ओनली 371, कोई भी सब सेक्शन नहीं, ये आपका अगर होगा तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात होगा। और अगर आपका 371 ए होगा तो नागालैंड, बी होगा असम, सी मणिपुर, डी आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, ई आपका होगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एफ आपका होगा सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आई गोवा और जे आपका होगा कर्नाटका। ठीक है, इस प्रकार से 371 दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप एक बार इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा या तो किसी में जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, अब ये नेक्स्ट चैप्टर आता है अनुसूचियों संबंधित। तो हम लोग मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद किस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए भारत के मूल संविधान में पहले कितने थे, ये आपको याद हो गया होगा। पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 12 हैं। ठीक है, तो मूल में और वर्तमान का ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में इस तरीके से बनते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर मूल संविधान पूछा जाए तो आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में पूछा जाए आपका जो है कितना, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो देखिए पहली अनुसूची, अब 12 अनुसूचियों को हम लोग जो है क्रम देखते हैं कि उन अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, ठीक है, दूसरी अनुसूची आप देख रहे होंगे कि भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है सेकेंड में। ठीक है, और तीसरी में क्या है, और तीसरी में इन्हीं लोगों का जो है शपथ और प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो सेकेंड में आपका वेतन, भत्ते और पेंशन है, और तीसरे में आपका शपथ और प्रतिज्ञा। ठीक है, चौथी अनुसूची आपका जो राज्य हैं, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व की बात करता है कि प्रतिनिधित्व किस प्रकार से मिलेगा उनको। ठीक है, राज्यसभा में, उसकी बात करता है चौथा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो दोस्तों है पाँचवीं अनुसूची आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, छठवां देखिए आप, छठवें देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये आप ध्यान दीजिए, इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध करता है। ठीक है, देखिए पाँचवां क्या था कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के बारे में, लेकिन यहाँ स्पेशली कुछ राज्यों को बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन वाला उपबंध करता है छठवां। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 4 राज्यों को याद कर लीजिएगा, ये चारों जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं दोस्तों। सातवीं अनुसूची में आपका केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन है। इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इस प्रकार से इसमें संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। ठीक है, जिस पर कानून कौन आता है, केवल संघ मतलब केंद्र। ठीक है, और राज्य सूची में कुल कितने हैं, 66 विषय हैं। ठीक है, जिन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में कुल जो है वर्तमान में 52 हैं, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होता है। ठीक है, पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, ठीक है, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज भूमि, ये सब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आपका जो है इसके राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे रेडियो, टेलीविज़न, शेयर मार्केट, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम, ये सब संघ सूची के। ठीक है, और समवर्ती सूची में आपके आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा। देखिए शिक्षा कहाँ का है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है, इस प्रकार से विवाह प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता, गोद लेना, ये सब आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची, इस अब इसमें क्या है, ये 7वीं सूची थी। अब आपकी 8वीं अनुसूची दोस्तों ये भाषा संबंधित है, और इसमें भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं हैं। अगर मूल पूछा जाए तो मूल में आपके 14 भाषाएं थी। ठीक है, वर्ष 1967 में आपको सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 1992 में आपके कोंकणी, नेपाली और मणिपुर जोड़ा गया। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आपका 2004 में जो है संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 3 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार लोग कितनी भाषाएं हो गई, 22 हो गई। ठीक है, देखिए आगे देखिए 9वीं अनुसूची, ये आपका कुछ विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के बारे में बात करता है। ठीक है, और
उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके बाद संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार इसमें जो है ऐसे नियम और कानून रखे जाते हैं दोस्तों, जिस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है किसी भी कानूनी कार्रवाई में ये नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखिए 10वीं अनुसूची आपका जो है दल बदल के आधार पर निर्भरता मतलब अयोग्यता के बारे में ओपन करता है। और ये दोस्तों ये भी आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका 9वीं और 10वीं दोनों जो है आपकी जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देखिए 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों के अधिकार, क्षेत्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में ओपन करता है आपका 11वीं अनुसूची दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुआ। ठीक है, और इस अनुसूची में जो ग्राम पंचायत संबंध है उसमें टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है दोस्तों कि कितने विषय हैं, तो आपके 29 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। ठीक है, वो आपका नगर पंचायत है दोस्तों। ठीक है, ग्राम पंचायत, और ये आपका नगर पालिका है। ठीक है, तो और ये किसके अंतर्गत, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय निकाय से टोटल कितने विषय हैं, आपके 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, हमने मेन पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों से आपका बार ये द्वारा रिवीजन होगा आपका। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप लोग जानते हैं 12। ठीक है, अगर मूल पूछा जाए तो 8। ठीक है, आगे देखिए आगे प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन का जोड़ा गया, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये आपने पढ़ा भी अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न ये देखिए, यहाँ से देखिए भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में क्या उपबंधित है। तो 30वीं अनुसूची दोस्तों आप जानते होंगे कि संघ के मंत्रियों की शपथ, ठीक है, उसकी बात की गई है, तो ये आपका शपथ होगा। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ले जाने की शपथ, बिल्कुल बात सही है। तीसरा देखिए भारत के राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के लिए दोस्तों आर्टिकल जो 60 आप देखते हैं 60, उसमें बात की गई है, तो ये आपका इसमें नहीं है। ठीक है, चौथा संसद के, हाँ संसद के सदस्य भी आपका जो है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका 1, 2 और 4 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ का अलग से प्रावधान है। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तीसरे अनुसूची में भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो आपकी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में आपके राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची आपका संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में ओपन करता है। तीसरी शपथ का प्रारूप, और चौथा आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे बार बार रिवीजन के अंतर्गत आपको चीज़ें बार बार याद हो रही होगी, आपको बहुत समस्या नहीं हो रही। आगे देखिए, देखिए भारतीय संविधान जो 30वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। ठीक है, तो किन किन के लोगों के प्रारूप दिया गया है, देखिए संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के जो न्यायिक होते हैं उनकी, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय। ठीक है, इन सब के जो है शपथ की बात की गई है। और देखिए लिखा हुआ है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि 30वीं अनुसूची में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये सब प्रश्न इसलिए बनते हैं चूंकि इंसान जो है कन्फ्यूज होकर उत्तर गलत करे। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोग ध्यान नहीं होगा, चौथा आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, छठा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंध है। आठवां आपका भाषाएं हैं और नौवां आपका भूमिसार अधिनियम है। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था, यह हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है, केंद्र, राज्य और संघ की समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं भाषाएं हैं, 9वीं आपका कुछ अधिनियमों भूमि विचार संबंध है, और 10वीं आपका तत्परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सम्मिलित किया गया है, आपका 9वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ क्या है, भारत की संसद, ये एक कथन है दोस्तों, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल बात सही है। और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का अपेक्षा किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया सकता, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमारे यहाँ पूर्वानुमान रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है, इसलिए आपका जो है जो दूसरा सेकंड उत्तर होगा गलत रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, और दोस्तों ये किस, देखिए पहले था ऐसा, लेकिन ये जो आपका 2007 में सर्वोच्च न्यायालय IR कोहली बनाम तमिलनाडु के मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि संसद की जो 9वीं अनुसूची थी
उसको विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका इस मामले के अंतर्गत इसको इसमें कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना है किसका विषय है दोस्तों, ये आपका समवर्ती सूची का है। देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं, ये आपका जो आर्थिक और सामाजिक योजना है ये आप किसी के अंतर्गत है, आपका समवर्ती सूची। ठीक है, और आर्थिक नियोजन भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों है। ठीक है, अब जो हम लोग के देखिए, ये देखिए प्रश्न है ना, कोहले केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपकी 9वीं अनुसूची। तो आप लोग दोस्तों ये पढ़ रहेंगे तो आप तुरंत जो है आंसर सही करेंगे। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता हुई है ये आपका समवर्ती सूची। ठीक है, ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अब देखिए, निम्नलिखित से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो देखिए समवर्ती सूची में आपके जो आपराधिक मामले हैं ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए पुलिस आपका जो है राज्य सूची का विषय है, और जो विदेशी मामले और रेडियो टेलीविजन है ये आपकी जो है संघ सूची के विषय हैं, और आपराधिक मामले आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये आपके संघ राज्य सूची समवर्ती सूची है, तो वर्तमान में 98 संघ सूची के विषय हैं, राज्य के 59 हैं, और समवर्ती सूची के 52 हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो देखिए दोस्तों इस आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, तो इन सूचियों में क्या क्या हो सकता है आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए समवर्ती सूची तथा देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका किसके अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, और आपका जो लोक स्वास्थ्य होता है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थान कर दिया गया, तो वन दोस्तों पहले आपके राष्ट्रीय विषय थे, वर्तमान में समवर्ती सूची में है। यह आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके अंतर्गत जो है वन को किसमें समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो वन आपका किसके अंतर्गत है, समवर्ती सूची। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए आपका जो ये है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों ये आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत होता है। ठीक है, बाकी आपके सही हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है और नहीं है वाला आप लोग बहुत आराम से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे। देखिए वन आपका किसके अंतर्गत है, तो वन आपका समवर्ती सूची वन आपका दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और शेयर बाजार आपका दोस्तों इस संघ शेयर बाजार आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर और बचत आपका संघीय सूची में, बिल्कुल ठीक है। और जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची है। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो देखिए दोस्तों जो आपका समवर्ती सूची में है वो आपका शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा आपका केंद्र और राज्य दोनों महत्व है। कृषि दोस्तों आपका राज्य सूची का विषय है। पुलिस भी आपका राज्य सूची का विषय है। जो रक्षा है दोस्तों ये आपका संघ क्षेत्र का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये आपका दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, केंद्र सूची की जनगणना होती है, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन, और जो अवशिष्ट शक्ति है ये आपका केंद्र के अधीन होता है। ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आपका अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो देखिए दोस्तों राज्य का जो नीति सत्र है, ठीक है, आर्टिकल 45 ये संबंधित है। आगे देखिए, आगे आपका ग्रामीण और शहरी स्थायी निकाय बिल्कुल सही है। पंचम और छठवां आपका जनजातियों संबंधित ये आपका नहीं होगा, और सातवां आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1, 2 और 1, 2 दोस्तों 5वीं और 6वीं जो है आपकी, देखिए यहाँ कुछ दिया गया है कि इसमें लिखा हुआ है कि षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों सभी होगा। ठीक है, इसका उत्तर आपका सभी होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब दोस्तों उत्तर प्रश्न आते हैं तो उसमें अधिकतर जो है उसका उत्तर ऑप्शन डी ही होता है, सभी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है जो दल बदल विरोधी कानून को विषय प्रावधान करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, आप जानते हैं 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, इसके अंतर्गत ये प्रावधान। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा उल्लेख नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा गया है। तो जो आपका गैस है दोस्तों ये आपका नहीं है। बैंकिंग जनगणना और बीमा आपका इससे संबंधित संघ से। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, देखिए अच्छा भी है। ठीक है, वैसी मामले हैं रेलवे, कृषि, कृषि आपका जो है नहीं है, कृषि आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए विवाह विच्छेद गोद लेना ये आपका दोस्तों मैंने बताया था आपको
जो आपका संवर्धित सूची है इसके अंदर आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो आपका जो रेलवे पुलिस है, ठीक है, ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और शिक्षा, विद्युत एवं वन आपका समवर्ती के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची। ठीक है, आगे देखिए दूसरे समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? संघ के अंतर्गत तो कुछ मुख्य मुख्य जो है विभाग होते हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ा। देखिए जैसे रेलवे पुलिस है तो संघ है, जनगणना है आपका तो जनगणना आपका संघ है। ठीक है, निगम कर आपका क्या है? निगम कर आपका जो है ये भी आपका क्या है? संघ है। ठीक है, और जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है दोस्तों, ये आपका क्या है? समवर्तित सूची है। ठीक है, तो आप बार बार इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है दोस्तों, ये संघ सूची की प्रविष्टि, इसको छोड़िए आप। पंचायती राज जो विषय है निम्नलिखित में किस सूची का विषय है? तो दोस्तों पंचायत पंचायत राज्य का विषय है। ठीक है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्धित सूची में शामिल है? दोस्तों आप जो देख रहे होंगे, जो पुलिस है, पुलिस राज्य का विषय है, लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है 7वीं अनुसूची संवर्धित सूची। ठीक है, तो दंड और प्रक्रिया दोस्तों आपका ये संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, भूमि सुधार आपका दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ठीक है, कृषि और भूमि सुधार आपका किसके? राज्य सूची के अंतर्गत है। आगे देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये आपका 5वीं अनुसूची। ठीक है, देखिए जनजातीय संबंध है तो आपका किस रहेगा? 5वीं। अगर यहीं दोस्तों राज्यों का नाम दे देता है कि मेघालय जनजाति के लिए, तो आपका क्या रहेगा? 6ठी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? दोस्तों आपका 5वां है। ठीक है, और अगर असम, मेघालय और त्रिपुरा मुझे मत कर जाए दोस्तों, तो ये आपका 6ठा है। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंध है? तो दोस्तों 11वीं आप किससे संबंध है? आपके पंचायती राज संबंध है। ठीक है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, विषय कौन कौन से आप देख लीजिएगा, मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राम किससे संबंध है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, आगे देखिए, संविधान, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किस लिए किए गए हैं? तो ये दोस्तों आपका अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जो अनुसूची 6 दोस्तों, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में दोस्तों, ये आपका किसमें? मिजोरम में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे उद्देशिका, नया चैप्टर है आपका। ठीक है, उद्देशिका में पहले हम लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर सन 1946 को जो है दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी सन 1947 को जो है ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो कब पेश किया गया? प्रश्न ये आता है, तो 13 दिसंबर 1940 को। अब कब कब जो है पास हो गया? 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की जो है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना उद्देश्य कुछ और नहीं दोस्तों, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव ही था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, संविधान की उद्देशिका जो है अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो न्याय कितने? 3 प्रकार के। ठीक है, उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है, और शरद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका जो है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है? तो उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? आपका शरद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और के एम मुंशी ने कहा कि उद्देशिका हमारे प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली दोस्तों पूछा जाए तो आपके कौन है? मुंशी जी हैं। ठीक है, ये की पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सपने और विचार की बात करते हैं तो कृष्णा स्वामी अय्यर, और जन्म कुंडली की बात करते हैं दोस्तों तो मुंशी। ठीक है, अब देखिए, संविधान की जो भाग केशवानंद भारती बनाम केरला जो 1973 का जो बात था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, और इससे पहले जो है बेरुवारी का जो केस आया था आपका 1960 में, उसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है, तो संविधान का अंग किसे माना गया? आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, देखिए गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 के प्रकरण में आया था, इसमें जो है संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, तो संविधान की मूल आत्मा किसको कहा गया? उद्देशिका को। ठीक है, किसमें?
गोलकनाथ में, ठीक है। मुंबई जो केस आया दोस्तों बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का मूल लक्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका धीमे धीमे केस आए हैं, केस के अंतर्गत क्या क्या जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। उद्देशिका दोस्तों, उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। न्याय कितने थे, 3 थे, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने की, 2, ठीक है। और प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रश्न कितनी बार जो है परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो है नॉर्मल तरीके से है। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो संवैधानिक जो उपचार दोस्तों आपका 32 है, आर्टिकल 32 है, उसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान की आत्मा क्या है, तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32 है वो है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न 2 तरीके से बनता है, ठीक है। आगे देखिए, के एम मुंशी ने उद्देश्य को देखा ना, कुंडली कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ठीक है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, किसने कहा, सुभाष कश्यप ने, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, ठीक है। तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा, आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा प्रस्तावना क्या है, वो उद्देश्य क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी मत निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनकर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है। इससे आपने प्रस्तावना पढ़ लिया, प्रस्तावना किस प्रकार का है, ठीक है। तो आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। दोस्तों ये आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है, ठीक है। चूँकि इसमें दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 2 का जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका बाद में आया था, तो आपका नहीं होगा, ये आपका क्या था, ये आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। आगे देखिए, आगे वही प्रश्न रिपीट है। ये देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किस में प्रतिबिंबित होता है, तो ये आपका उद्देशिका में, ठीक है, ठीक है। ये आपने देखा कि 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया गया और जनवरी 1947 में आपका जो है पास हुआ, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता है, असमानता एवं भ्रातृत्व है, तो क्रम में उल्लेख करना है। देखिए सबसे पहले न्याय की बात करेंगे तो न्याय आपके दोस्तों 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपका फिर स्वतंत्रता पूछा गया है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, धर्म, ठीक है, ये आपका था। और 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार के भ्रातृत्व है, ठीक है। निम्न शब्दों में विचार कीजिए, सामाजिक, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। तो ये आप क्रम लगाना है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, इसको, इस चीज़ को आप एक बार इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगा इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका उद्देश्य का प्रस्ताव समेत कोई भी जो है उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो समाजवादी शब्द है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 का, ठीक है। क्या जोड़ा गया आपका, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो देखिए इसमें जो सही दोस्तों ये है, आप ये देख लीजिए मूल कि सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी मत देखिए आप, मैंने आपसे कहा आप प्रस्तावना को एक बार याद कर लेंगे दोस्तों, ये सब प्रश्न आपकी गलती नहीं होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो आपका एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और समाज जुड़े गए हैं 42 में, ये रिपीट हो रहा है दोस्तों बार, ठीक है। ये देखिए कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था, तो नहीं था आपका कौन सा, तो अखंडता, ठीक है। चूँकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आपका
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहा है, देखिए ये देखिए इस प्रश्न को, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंतर्गत उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता दोस्तों, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और संविधान विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका उत्तर 1, 2, 4 होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे जो चीज़ें रिपीट हो रही है दोस्तों उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका रिपीट है 42वां, ये भी आपका देखिए रिपीट है। तो प्रस्तावना क्या सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये आपका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, कथन और कार्य दिए गए हैं। भारत एक संपूर्ण बहुसंपन्न समाज धर्म से लड़ा जाए, बिल्कुल सही है। इसे 42 में, ठीक है बिल्कुल दोनों से बात सही है। ठीक है, दोनों बात सही है इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, देखिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में लौकिक सर्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वो आपकी हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द से आपकी प्रस्तावना शुरू होती है जो बताती है कि जनता क्या है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो संविधान सर्वोच्च क्या है आपका, जनता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम भारत के लोग, ये वही प्रश्न रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो है आपका जो वही वापस रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों आपका जो शासन प्रणाली है ये नेक्स्ट चैप्टर है और इसको हम लोग दोस्तों अगले लेक्चर में करेंगे। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो और आपको मैटर सही लग रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसका परीक्षा में कुछ योगदान हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये सीरीज़ अगर आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, विश्वास मानिए मुझे इसका अनुभव है कि आप लोग एग्जाम में जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।